जरा अपने आसपास देखिए। हमारे चारों ओर हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है। मोमबत्ती का जलना, पत्तियों का रंग बदलना, ये सब बदलाव के ही तो संकेत है। पर क्या ये सब बस ऐसे ही हो रहा है, या इन सब के पीछे कोई छुपी हुई भाषा है, एक सीक्रेट कोड जिसे हम सीख सकते हैं? तो चलिए आज इसी भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही आम चीजों से। जैसे गर्मियों में दूध को कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाता है। कुछ ही घंटों में क्या होता है? बिल्कुल, वो खट्टा हो जाता है, फट जाता है। उसकी शक्ल, उसका स्वाद, सब कुछ बदल जाता है। अच्छा, अब सोचिए एक लोहे की कील के बारे में। जब उसे नमी वाले मौसम में खुला छोड़ देते हैं तो उस चमचमाती कील पर धीरे धीरे एक भूरी खुरदरी सी परत जमने लगती है। हम सब जानते हैं इसे जंग कहते हैं, है ना? ये भी तो एक बदलाव ही है। और हाँ, खाना पकाना। जरा सोचिए, कच्ची सब्जियों का कुरकुरापन, पकने के बाद वो कैसे नरम हो जाती हैं। मसालों की तीखी महक पकते पकते कैसे एक लजीज खुशबू में बदल जाती है। ये सब बदलाव ही तो है। तो दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना या खाने का पकना, इन सब में एक चीज कॉमन है, बदलाव। पर सवाल ये है कि जब ये सब होता है तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है, मतलब बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ पक्के संकेत हैं। कह सकते हैं 4 ऐसे सुराग जो हमें बताते हैं कि हाँ, एटम्स की दुनिया में जरूर कुछ बड़ी हलचल हुई है। तो ये 4 सुराग कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा। पहला है चेंज इन स्टेट, यानी किसी चीज का ठोस से सीधा गैस बन जाना या ऐसा ही कुछ। दूसरा, रंग में बदलाव। तीसरा सुराग है किसी गैस का निकलना, जैसे किसी लिक्विड में अचानक बुलबुले उठने लगे। और चौथा और बहुत जरूरी, तापमान में बदलाव, मतलब कोई चीज अचानक या तो गर्म हो जाए या फिर एकदम ठंडी। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज होती दिखे तो समझ जाइए कि केमिस्ट्री अपना कमाल दिखा रही है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि रिएक्शन को पहचानना कैसे है। पर अब इन रिएक्शंस के बारे में बात कैसे करें? देखिए, हर बार पूरा लंबा चौड़ा वाक्य बोलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए केमिस्ट्री की अपनी एक शॉर्ट हैंड भाषा है, एक कोड लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। ये लंबे लंबे वाक्यों को एक छोटे सुंदर से फॉर्मूले में बदल देती हैं। जरा इस वाक्य पर नजर डालिए। ये केमिकल रिएक्शन को समझा तो रहा है, पर है ना कितना लंबा और कॉम्प्लिकेटेड। सोच कर देखिए, अगर हर एक रिएक्शन को ऐसे ही लिखना पड़े तो साइंटिस्ट का तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। तो इसे आसान बनाने का पहला स्टेप क्या है? वो है वर्ड इक्वेशन। यहाँ देखिए, जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उन्हें हम तीर के बाईं ओर लिखते हैं। इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स या अभिकारक। और जो नई चीज बनती है वो होती है तीर के दाईं ओर, उसे कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। सिंपल। ये पिछले वाले लंबे वाक्य से तो कई बेहतर है ना? और अब आता है फाइनल वर्जन, असली केमिकल इक्वेशन। इसमें हम शब्दों की जगह सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन और तीर के बाद MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए कितना छोटा, कितना सटीक है। और सबसे अच्छी बात, दुनिया में कहीं भी कोई भी साइंटिस्ट इसे देखेगा और 1 सेकंड में समझ जाएगा। यही तो है केमिस्ट्री की यूनिवर्सल भाषा। लेकिन रुकिए, इस भाषा को लिखने का एक बहुत जरूरी नियम है, एक गोल्डन रूल। और ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स का नियम है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और यही है इक्वेशंस को बैलेंस करने के पीछे का सबसे बड़ा राज। अब ये नियम कहता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप मैटर को यानी पदार्थ को न तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले जितने एटम थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही एटम होने चाहिए। बस उनका रूप बदल सकता है, कुछ भी हवा में गायब नहीं हो सकता। और बस इसीलिए हमारी इक्वेशंस का दोनों तरफ से बैलेंस्ड होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। इस इक्वेशन को देखिए, ये पूरी तरह से अनबैलेंस्ड है। कैसे? देखिए, बाईं तरफ यानी रिएक्टेंट्स में आयरन का सिर्फ 1 एटम है, पर दाईं तरफ प्रोडक्ट्स में 3 है। ये तो सीधे सीधे यूनिवर्स के नियम के खिलाफ है। तो चलिए इस गड़बड़ को ठीक किया जाए। इसे बैलेंस करना एक मजेदार पजल सॉल्व करने जैसा है। चलिए साथ में करते हैं।
सबसे पहले उस कंपाउंड को पकड़ते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एटम हैं। यहाँ ये है Fe3O4। इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम बाईं तरफ H2O के आगे एक 4 लगा देते हैं। लेकिन ऐसा करने से हाइड्रोजन का हिसाब बिगड़ गया। अब बाईं तरफ 4 गुणा 2 यानी 8 हाइड्रोजन एटम हो गए। कोई बात नहीं, इसे ठीक करने के लिए हम दाईं तरफ वाले H2 के आगे भी 4 लगा देते हैं। अब बचा सिर्फ आयरन। दाईं तरफ 3 है, तो बस बाईं तरफ Fe के आगे एक 3 लगा दीजिए और हो गया, पजल सॉल्व्ड। तो ये रही हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब जरा चेक कीजिए, दोनों तरफ 3 आयरन एटम, 8 हाइड्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम, सब कुछ बराबर। अब ये इक्वेशन यूनिवर्स के नियम को फॉलो कर रही है। परफेक्ट। अच्छा, जैसे फिल्मों की अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, बिल्कुल वैसे ही केमिकल रिएक्शंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। चलिए आज उनमें से 2 सबसे कॉमन टाइप से मिलते हैं। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। तो इसमें 2 या उससे ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल नई चीज बनाती हैं। ये समझिए कि ये एटम्स के एक साथ आने की कहानी है। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जब बिना बुझे चूने यानी क्विक लाइम में पानी मिलाया जाता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं बुझा हुआ चूना या स्लेक्ट लाइम, और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। कभी घर में सफेदी होते हुए देखिए, जब चूने को पानी में घोलते हैं तो बर्तन एकदम गर्म हो जाता है। बस वही है ये रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। इसमें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटकर 2 या उससे ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में बिखर जाता है। अगर वो मिलने की कहानी थी तो ये बिछड़ने की कहानी है। इसका एक अच्छा उदाहरण है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को गर्म करना। जैसे ही इसे गर्मी दी जाती है, ये एक अकेला कंपाउंड 3 अलग-अलग चीजों में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और एक बात ध्यान देने वाली है, अक्सर इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को शुरू करने के लिए किसी तरह की एनर्जी जैसे कि हीट की जरूरत पड़ती है। तो आज हमने केमिकल चेंज की भाषा के बेसिक सीख लिए। हमने समझा कि इसे कैसे पहचानते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे चीजें जुड़ती और टूटती हैं। पर ये तो सिर्फ ABCD है। इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके हम दवाइयाँ बनाते हैं, गगनचुंबी इमारतें खड़ी करते हैं और हाँ, स्पेस में रॉकेट भी भेजते हैं। लेकिन सोचिए क्या होता है जब यही रिएक्शंस हमारे दुनिया को बनाने के काम आते हैं, या फिर जब ये बेकाबू होकर तबाही मचाते हैं। ये सवाल हमें साइंस के एक और गहरे और दिलचस्प चैप्टर की ओर ले जाता है।